डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें मैं आज, क्योंकि इंट्रोडक्शन पहले होगा, तो मैं दो तीन चीज़ें पहले क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे अभी तक आप लोग 8 तक एक ओवरऑल साइंस की एक बुक पढ़ते थे, तो 9th क्लास से जो है आपका साइंस 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाएगा: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये हम लोगों का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, और इसी के पैरेलल हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। और जो है फिजिक्स में जो है जिस भी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं, एक्चुअल में फ़िज़िक्स क्या है? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी जैसे साइंस का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं, नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। ये चीज़ आप लोग लिख भी लीजिएगा। फिजिक्स में हम लोग किसका स्टडी करते हैं? नेचर का स्टडी करते हैं, यानी प्रकृति की और नेचुरल फिनोमिना का। नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना है ना। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, यानी कि फिजिक्स साइंस की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो जब भी किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन करते हैं, सपोज कर लीजिए जो है अर्थ का रोटेशन हो रहा है, अर्थ का रेवोल्यूशन हो रहा है, मोशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन के बारे में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी को मोशन कहते हैं। तो जिस भी चीज़ का हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी से मतलब नहीं है, यहाँ पे बॉडी का मतलब हर एक चीज़ जिसका भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब अगर प्लैनेट्स का स्टडी कर रहे हैं तो प्लैनेट्स को ही बॉडी बोलेंगे। कार का स्टडी कर रहे हैं, वो कैसे चल रही है, कैसे उसकी जो है कितने समय में वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, क्या स्पीड है उसकी, तो वहाँ पे कार को ही बॉडी बोलेंगे। तो जिसका भी हम लोग स्टडी करते हैं उसको बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मोशन क्या है। तो मोशन इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ टाइम, है ना। तो मोशन क्या है? अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही हो, तो उस कंडीशन में उसको ही हम क्या कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। जैसे ये मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, A B C। ये कार है ना। तो 10 बजे, 11 बजे, और ये यहाँ पे आ गया 12 बजे। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये कार थी वो 10 बजे ए पॉइंट पे थी, ए पोजीशन पे थी। मतलब इस कार की पोजीशन कुछ है, अब कहीं पे होगा, ये किसी लोकेशन पे होगा, गोरखपुर ही है मान लीजिए। तो 10 बजे ये कार ए पोजीशन पे थी, 11 बजे इसकी पोजीशन चेंज होकर के बी पोजीशन पे चली गई, यानी कहीं और चली गई, कहीं आगे बढ़ गई, और सी पोजीशन पे 12 बजे पहुंची है। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हर एक घंटे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, हालांकि हर एक मिनट चेंज हो रही होगी, हर एक सेकंड चेंज हो रही होगी, क्योंकि ए से बी जाने के लिए वो ए से जंप करके बी अचानक तो जाएगा नहीं, वो ट्रैवल करते हुए जा रहा होगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि ये जो कार है इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति समय के साथ लगातार बदलती जा रही है। जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इस बॉडी की पोजीशन क्या हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर किसी बॉडी की पोजीशन कंटिन्यूसली
समय के साथ चेंज हो रही हो, बदल रही हो, तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे कि वो मोशन कर रहा है। तो मोशन का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हमारा जो अर्थ है वो मोशन कर रहा है, लगातार रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रहा है, रुकता नहीं है, ये हमेशा रोटेशन और रिवोल्यूशन कर रहा है। तो ये भी क्या कर रहा है, इसकी पोजीशन बदलती रहती है, उसी के हिसाब से दिन और रात और मौसम बदलते रहते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मोशन का मतलब यही होता है कि इफ़ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन द बॉडी इज सेड टू बी इज इन मोशन। यानी मोशन में होने के लिए उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन समय के साथ चेंज होती रहनी चाहिए। जैसे अभी स्कूल चल रहा था तो आप लोगों का पोजीशन चेंज हो रहा था, सुबह 8 बजे से चलना स्टार्ट कर रहे थे, 8:30 बजे तक आपकी पोजीशन स्कूल में हो जा रही थी। तो इस तरह से आपका पोजीशन चेंज हो रहा था, घर से पोजीशन चेंज होकर स्कूल में आपकी पोजीशन हो गई। तो यहाँ पे आपको बॉडी अगर कहा जाए तो आपकी पोजीशन चेंज हुई है, यानी आपने भी क्या किया है, मोशन किया है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो रही हो, यानी समय तो बढ़ रहा हो, जैसे आज के टाइम में, अभी के टाइम में टाइम बढ़ रहा है लेकिन हम लोगों की पोजीशन एक जगह पे ही है। हालांकि अपने घर में भी हम लोग मोशन करते रहते हैं इधर उधर, एक कमरे से दूसरे कमरे, लेकिन अगर सपोज कर लीजिए कोई आदमी जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है एक कमरे में ही पड़ा हुआ है, 10 बजे भी एक कमरे में पड़ा हुआ है और 11 बजे भी उसी कमरे में उसी जगह पे है, तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे कि वो मोशन नहीं कर रहा है, वो किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो मोशन और रेस्ट का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फिजिक्स में मोशन और रेस्ट कब कहेंगे, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, टाइम के साथ साथ, रिस्पेक्ट में मतलब टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज हो वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो। तो इफ़ द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन it is said to be is in motion condition, and if the position of any object does not changes with respect to time then it is said to be in rest condition। तो इतना क्लियर हो रहा होगा। चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हम लोग पढ़ते हैं। भाई मोशन अलग अलग तरह का, अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह का मोशन कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कहेंगे कि वो किस तरह का मोशन कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट तेज़ मोशन कर रहा है। किसी किसी की पोजीशन बहुत तेज़ी से बदलती है। अब जैसे आपके सामने से अगर कोई कार गुजर रही है, वो ट्रैवल कर रही है, तो आप देखेंगे उसकी पोजीशन बहुत तेज़ी से बदल रही है। वहीं अगर चींटी भी मोशन कर रही है लेकिन उसकी पोजीशन थोड़ी सी स्लोली चेंज होती है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मोशन करते रहते हैं, लेकिन सब में, सबकी मोशन में जो है कुछ ना कुछ चेंज है। तो उन चेंजेस को हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स पे स्टडी करते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। तो दो टर्म है यहाँ पे, डिस्टेंस और है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा नया वर्ड है, तो आइए देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो पोजीशंस ले रखी है, ए पोजीशन और बी पोजीशन। तो कोई आदमी जो है ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जाने वाला है। ए से बी पोजीशन जाने के लिए 3 रास्ते हैं। ये है रास्ता नंबर 1 जिसको मैंने यक्स बोला है, ये रास्ता नंबर 2 है जिसको वाई बोला है, और ये तीसरा रास्ता है जेड। तो हमारे पास 3 रास्ते हैं, हर एक रास्ते में उसको अलग अलग लंबाई मिलेगी। सपोज कर लीजिए यहाँ ए से बी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए कई रास्ते हो सकते हैं। जैसे मालन पार से गोरखपुर आने के लिए ढेर सारे रास्ते हैं, तो उनवल होकर के आ सकते हैं, खजनी होकर के आ सकते हैं, सिकरीगंज जा कर के फिर आ सकते हैं सीधे। तो इस तरह से ढेर सारे ऐसे रास्ते हैं।
और सभी रास्तों की लंबाई एक जैसी नहीं है, किसी रास्ते की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी रास्ते की लंबाई कम होगी, कोई शॉर्टेस्ट रूट होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने का। तो इस तरह से ए पोजीशन से बी पोजीशन जाने के 3 रास्ते हैं, एक्स वाई एंड जेड। और ये जो रास्ता है ये 3 किलोमीटर्स का है, ये जो रास्ता है ये 2 किलोमीटर्स का है, और ये जो रास्ता है ये 2.5 किलोमीटर्स का है। 1 मिनट, ये वाला जो रास्ता है ये 2.5 किलोमीटर का है ना। तो अगर जो ये ऑब्जेक्ट है वो यक्स वाला रास्ता पकड़ लेता है, यानी ये जो पहला रास्ता पकड़ लेता है जिसकी लंबाई क्या है 3 किलोमीटर, तो हम क्या कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 3 किलोमीटर। और अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी जाने के लिए वाई वाला रास्ता पकड़ लेता है तो हम क्या कहेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2 किलोमीटर। और अगर ये ऑब्जेक्ट ए से बी जाने के लिए जेड वाला रास्ता पकड़ लेता है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2.5 किलोमीटर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो पाथ पे डिपेंड करता है, कौन सा पाथ चूज किया गया है। जितना लंबा पाथ उतना ज़्यादा डिस्टेंस, जितना लंबा पाथ उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा भाई। जैसा रास्ता आप चूज करेंगे उतना लंबा आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की डिफिनीशन यहाँ से क्या निकल के आती है, तो डिस्टेंस क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ यानी रास्ते की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रास्ते की लंबाई। रास्ता जितना ज़्यादा लंबा होगा आपको डिस्टेंस उतना ज़्यादा ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तीनों ही पोजीशन में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तीनों ही पोजीशंस में, तीनों ही कंडीशंस में कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से बी पोजीशन पे जा रहा है, लेकिन हर एक बार उसको अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है। एक बार 3 किलोमीटर, एक बार 2 किलोमीटर और एक बार 2.5 किलोमीटर। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। तो डिस्टेंस समझ में आ गया होगा। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, पहले डिस्टेंस के बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग जान लें। देखिए डिस्टेंस जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, जैसा जितना ज़्यादा लेंथ होगा उसके हिसाब से हम जो है यूनिट को यूज़ करते हैं। बहुत बड़ा डिस्टेंस है तो किलोमीटर में बताते हैं, थोड़ा छोटा डिस्टेंस है तो मीटर में बता सकते हैं, और भी बहुत छोटा है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में। तो इस तरह से हम लोग डिस्टेंस की ये जो है यूनिट होती है। यूनिट यानी जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उस, तो किलोमीटर में बताते हैं 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे अलग है। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट की जो है इसको कहते हैं ए पोजीशन। तो ये क्या है, इनिशियल पोजीशन है, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ शुरुआत में था इनिशियली, अब बी पॉइंट तक गया है तो इस ऑब्जेक्ट की ये क्या कहलाएगी, फाइनल पोजीशन। तो आईपी मतलब इनिशियल पोजीशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, और एफपी मतलब फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है, और 3 रास्ते उसके सामने दिख रहे हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने देखा कि यक्स आपने देखा कि यक्स की जो वैल्यू है वो, यक्स पाथ की जो लंबाई है वो 3 किलोमीटर थी, वाई वाले की 2 किलोमीटर और जेड वाले की 2.5 किलोमीटर। तो अगर वो यक्स का रास्ता पकड़ रहा था तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर हो जा रहा था, वाई का रास्ता पकड़ रहा था तो 2 किलोमीटर से, और जेड वाला था तो 2.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा था, जैसा पाथ वैसा वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था।
जितना छोटा पाथ ले रहा था उतना छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा था। लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, यानी इनिशियली वो कहाँ पे है और फाइनली वो कहाँ पहुँच रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और उनके बीच का जो मिनिमम अंतर होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो चाहे इंसान x रास्ते से जाए या इंसान y रास्ते से जाए या z रास्ते से जाए, डिस्प्लेसमेंट हम लोग 2 किलोमीटर कहेंगे, क्योंकि जो इन दोनों ही पोजीशंस के बीच का मिनिमम गैप है वो 2 किलोमीटर का है। चाहे आप x वाला ही रास्ता क्यों नहीं पकड़ लेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग लिखेंगे तो हम 3 किलोमीटर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की डिफिनीशन लिख लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है दिमाग में। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आप लोगों को अंतर समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस तो एक्चुअल जो आप लोगों ने आपने पाथ चूज किया है उसकी लंबाई होती है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा रास्ता वैसा डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आप चाहे x वाले रास्ते से जाइए, चाहे y वाले रास्ते से जाइए या z वाले रास्ते से जाइए, डिस्प्लेसमेंट हर बार जो है 2 ही किलोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में मिनिमम जो दूरी है वो यही है, 2 ही किलोमीटर। इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है, इससे छोटा कोई रास्ता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होता है, द मिनिमम, द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ। क्योंकि ये भी लेंथ ही है तो इसकी भी यूनिट मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ही होगी। इसके अलावा हम लोग क्वांटिटीज़ जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और डिटेल में ये जानेंगे कि क्वांटिटीज़ बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर और वेक्टर में अंतर ये है, स्केलर एंड वेक्टर, एक मिनट ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। स्केलर एंड वेक्टर, तो स्केलर एंड वेक्टर मीन्स ये होता है, डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को स्केलर और वेक्टर कहने का मतलब क्या है। स्केलर मीन्स होता है जिसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू बताते हैं, जैसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये सभी जो है हम लोग इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें हम लोग सिर्फ वैल्यू बताएं, जिस मैग्नीट्यूड से बताते हैं, कितना है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, कितना पाथ उसने ट्रैवल किया है, कितना दूर तक गया है, सिर्फ डिस्टेंस बता दें, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर उसी क्वांटिटी के साथ हम डायरेक्शन भी बता दें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं, तो आपने कहा कि 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि हम 3 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किए हैं, तो क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्शन भी ऐड कर दिया, तो अब ये क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। तो जब भी हम लोग स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं तो वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, 3 किलोमीटर, वहाँ डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। 3 किलोमीटर ट्रैवल हुआ है, अब किस दिशा में हुआ है ये नहीं मतलब है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये नहीं लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते। लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैग्नीट्यूड तो बताएंगे ही, वैल्यू तो बताएंगे ही, लेकिन वैल्यू के साथ साथ हम लोग क्या बताएंगे, डायरेक्शन भी बताते हैं। 3 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन,
2 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से अगर हम जो है मैग्नीट्यूड भी बता रहे हैं, वैल्यू भी बता रहे हैं और डायरेक्शन भी बता रहे हैं, तो ये क्वांटिटी कैसी कहलाएगी? वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर एंड वेक्टर बता दिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बता दिया गया, और जो है मोशन के बारे में आप लोगों को बता दिया गया। नोट्स आप लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे का हम लोग कवर करने वाले हैं।